हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग सर्वांग क्षमता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको मेरे साथ सर्वांग क्षमता पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, सारी चीज़ें हम बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम सर्वांग क्षमता के 4-5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज ही क्लास में ही हम लोग सर्वांग क्षमता खत्म कर देंगे। तो देखो, हम लोगों ने सिमिलरिटी पूरी डिटेल में डिस्कस की। उसके बाद में आज ये सर्वांग क्षमता की तीसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास में हम लोगों ने थ्योरी करी, फिर क्वेश्चंस करे। अब आज हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो 5 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी क्लास होगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा मतलब खत्म करेंगे ना इसको, फिर कल की क्लास में हम लोग बिल्कुल फ्रेश टॉपिक चालू करेंगे इन सेंटर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करना। आकृति में ए बी बराबर ए डी 7 सेंटीमीटर है, और ए सी बराबर ए ई है, और दे रखा है बी सी बराबर दे रखा है मेरे को 11 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वैल्यू निकालो ई डी की। तो मुझे ई डी की लंबाई कितनी आएगी, और ये मेरे को चित्र बना के दे रखा है। ये बी सी है, ये ए है, और ये ई है, और ये डी है। ये क्वेश्चन है भाई, प्री का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में आता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको पूरा डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। यस, परफेक्ट है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, आकृति में ए बी बराबर ए डी है। ठीक है, ए बी बराबर ए डी है। अगर ए बी 7 है और बोला है ए डी भी 7 है। ठीक है, ए बी बराबर ए डी है, और बोला है कि ए सी बराबर ए ई। ए सी क्या है, ये ए सी बराबर है किसके, ए ई के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे बी सी 11 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे निकालना है ई डी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, यही है क्वेश्चन में। तो ई डी कैसे निकालूंगा मैं। तो आप ध्यान से देखो कि ये ऊपर नीचे के दोनों ट्राइंगल आपको सर्वांग दिखाई नहीं दे रहे क्या। ये ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल ए सी बी, ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग है या नहीं है। कैसे, तो देखो, ये तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। सपोज करो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये साइड और ये साइड है, और ये साइड भी तो बराबर दे रखी है। ठीक है, तो ये साइड, ये दोनों साइड बराबर दे रखी है, इनका बीच का एंगल बराबर दे रखा है। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये आमने सामने के दोनों ट्राइंगल्स सर्वांग नहीं हो गए क्या। ठीक है, बिल्कुल देखो, यहाँ भी देखो ये साइड है, ये साइड, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो साइड एंगल साइड एंगल ऐसे ऐसे की प्रॉपर्टी से ये दोनों ऊपर नीचे के दोनों ट्राइंगल कैसे बन गए, बिल्कुल सर्वांग बन गए। तो यहाँ से हर एक संगत लेंथ बराबर होगी ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा के सामने 11 दे रखा है, और थीटा के सामने यहाँ भी तो 11 सेंटीमीटर होगा। ये ई डी और बी सी ये कैसी है, ये संगत साइड ही तो है, तो ये बराबर होगी। तो ई डी कितना आएगा मेरा, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत थी नहीं, और फ्री का सवाल था भाई। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एंडिंग पॉइंट चल रहा है ना, तो थोड़ा सा हमको पेशेंस बनाए रखना है। थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे भाई, लास्ट क्लास चल रही है तो लेवल तो बढ़ेगा ही। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। माना कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर ए ई है, और एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी की। यदि ए बी बराबर दे रखा है मेरे को 3x + 1 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर,
और ए सी बराबर 34 सेंटीमीटर और ई सी बराबर दे रखा है y प्लस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है मेरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये सवाल देखो 2019 मेंस का क्वेश्चन है और ये पीरी की कम से कम 20 से 25 शिफ्ट में आया था उस टाइम। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका ऑप्शन भी लिखा देता हूँ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में है भाई ये सवाल। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे और मेंस लेवल का क्वेश्चन है भाई, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ें। एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। और पीरी में कम से कम 15-20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग डाटा के साथ। तो करते हैं कि माना ए बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि पहले मैं त्रिभुज ए बी सी बना लेता हूँ। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी सी, ये शीर्ष ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मैंने त्रिभुज ए बी सी बना लिया। आगे बोला कि बी सी पर बिंदु डी और ई, ये बी सी पर सपोज करो एक बिंदु डी यहाँ ले लेता हूँ और दूसरा बिंदु यहाँ ले लेता हूँ। डी और ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर है ए ई के, कि ये ए डी और ये ए ई बराबर दे रखे हैं सवाल में, ठीक है, ये दोनों लेंथ बराबर दे रखी है। और बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी, तो ये वाला एंगल भी थीटा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बोला कि ए बी 3x प्लस 1 सेंटीमीटर है, ये ए बी दे रखा है मेरे को 3x प्लस 1 सेंटीमीटर और बी डी 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ये बी डी 9 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी 34 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाली लेंथ, ठीक है, और ई सी ये वाली लेंथ दे रखी है y प्लस 1 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ से मुझे x और y की वैल्यूज का सम निकालना है, ठीक है, तो मुझे कैसे करके यहाँ से x और y का मान निकालना पड़ेगा, तभी ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं x और y का मान कैसे निकालूंगा, तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें ये वाला एंगल थीटा और इसमें ये थीटा बराबर दे रखा है, ये दो साइड्स बराबर दे रखी है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आ गई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो साइड्स में ही रिलेशन निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से सर्वांग समतल लग जाएगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल ई ए सी ए ई, ये दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ना। देखो ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं और ये वाली साइड दोनों में बराबर दे रखी है, ठीक है। तो इन्हीं पे फोकस करूंगा, इन्हीं के बारे में मेरे को जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो देखो ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये मैंने बताया था अगर किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होते हैं उनके सामने के एंगल, ठीक है। अगर सपोज करो इस एंगल, इस भुजा के सामने ये वाला एंगल अल्फा है, तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी तो अल्फा होगा कि नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर में इसको प्रूव भी करूंगा, ठीक है। अगर किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स बराबर दे रखी है तो उन दोनों साइड्स के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। अब कैसे करो इसको, तो देखो ये एंगल अल्फा है, तो ये पूरा एंगल तो 180 का होगा, तो ये एंगल कितने का बचेगा, ये 180 डिग्री माइनस अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा, बच गए। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितने का बचेगा, ये 180 डिग्री माइनस अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मतलब 180 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो इस एंगल का, ये ए बी डी का, आप देखो ये ए बी डी और ये ए ई सी, इन दोनों ट्राइंगल के देखो, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाले एंगल बिल्कुल बराबर दे रखे हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक ही बराबर नहीं हो जाएगा क्या, ये तीसरा ये बचा और तीसरा इसमें ये बचा, ये ऑटोमेटिक ही बराबर नहीं हो जाएगा क्या भाई। इन दोनों त्रिभुजों में दो एंगल्स बराबर दे रखा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 180 माइनस अल्फा है, ये 180 माइनस अल्फा है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक ही बराबर नहीं आ जाएगा क्या, ठीक है भाई। जो चीज़ दे रखी है उसी पे तो फोकस करूंगा, इन दोनों एंगल पर फोकस करूंगा, तो इनकी साइड दे रखी है, इनकी में कोण बराबर दे रखा है, ठीक है। तो बस, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, तो दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर तो है ही, बट ये दोनों त्रिभुज सर्वांग भी है, कैसे, तो ये देखो इस एंगल, इस त्रिभुज में इस एंगल के सामने ये साइड बराबर दे रखी है और इस त्रिभुज में इस एंगल के सामने साइड बराबर दे रखी है, तो भाई संगत साइड बराबर दे रखी है ना, ये संगत कोण है ना, तो संगत कोण के सामने की साइड संगत
साइड होती है। तो देखो संगत साइड बराबर दे रखी है ना, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज बन गए ना भाई। सिमिलर होने के साथ साथ संगत साइड भी तो बराबर दे रखी है, इसका मतलब हर संगत साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हुए, दोनों त्रिभुज सर्वांग बन गए बिल्कुल। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो 180 डिग्री, 180 माइनस अल्फा के सामने 34 दे रखा है, और यहाँ पे 180 माइनस अल्फा के सामने 3x+1 दे रखा है, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा क्या, संगत साइड है ना, तो ये 34 आ गया। तो यहाँ से मैं बात करूँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 11 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें देख लेता हूँ। तो देखो थीटा के सामने y+1 दे रखा है, और यहाँ पे थीटा के सामने 9 दे रखा है, तो दोनों साइड बराबर नहीं हो जाएगी क्या, क्योंकि संगत साइड है, और दो सर्वांग त्रिभुजों में संगत साइड बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से 9 आ गया, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब x + y पूछा तो कितना आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, हमको जो चीज़ गिवन दे रखी है, देखो यहाँ पे ये थीटा थीटा बराबर दे रखा है, दोनों साइड बराबर दे रखी है, इनकी जानकारी दे रखी है, तो मैं इन्हीं दोनों त्रिभुजों पे फोकस करूंगा ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होने के साथ साथ इनमें संगत साइड बराबर दे रखी है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे बन गए, सर्वांग त्रिभुज बन गए हैं। ठीक है, तो देखो मेंस का सवाल था, अच्छे से मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सारे मेंस के क्वेश्चन है भाई, आगे के जितने भी करवाऊंगा। ठीक है, दी गई आकृति में ए बी बराबर डी बी है, और ए सी बराबर डी सी है, अगर त्रिभुज ए बी डी बराबर दे रखा 58 डिग्री का, और एंगल डी बी सी बराबर है 2x - 4 डिग्री, और एंगल ए सी बी कितना दे रखा, y+15 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल डी सी बी 63 डिग्री है। तो यहाँ से निकालना मेरे को 2x + 5y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल मेंस का सवाल है भाई ये। ठीक है, तो चित्र बना देता हूँ मैं, चित्र बना बनाया आएगा एग्जाम में। बोला कि बी सी और ये ए डी है, इसको सॉल्व करो आप लोग, बिल्कुल इजी सवाल है भाई। ठीक है, 259 दे रखा है, 273। उम्मीद करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट इस सवाल को कर लेगा, क्योंकि बहुत इजी सवाल है ये, तो भाई कुछ नहीं करना बस। तो सॉल्व करते हैं इसको। दी गई आकृति में ए बी बराबर है डी बी के, तो ये ए बी बराबर है किसके, ये डी बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी बराबर है, ए सी बराबर है किसके, डी डी सी आना चाहिए भाई यहाँ पर, ए सी बराबर है डी सी के, तो ई की जगह सी लिख लो, ए सी बराबर है डी सी के। ठीक है, और बोला कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला पूरा एंगल दे रखा है मेरे को 58 डिग्री का दे रखा है, कितने का, 58 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ये वाला एंगल दे रखा है मेरे को कितना, 2x - 4 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, और एंगल ए सी बी ये वाला एंगल दे रखा है मेरे को y+15 डिग्री का दे रखा है, और एंगल डी सी बी और ये वाला एंगल दे रखा है मेरे को 63 डिग्री का दे रखा है, और यहाँ से 2x + 5y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मुझे कैसे भी करके x और y की वैल्यू निकालनी है इस सवाल में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखो, ऊपर नीचे के दोनों ट्रायंगल सर्वांग है या नहीं है।
भाई इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो ये भुजा बीसी तो दोनों में कॉमन ही है ना। तो साइड साइड से कैसे बन गए दोनों त्रिभुज, कैसे बन गए दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज बन गए ना भाई। इन दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड्स बराबर दे रखी है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज हो गए। ठीक है, यहाँ से भाई ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज डी त्रिभुज डी बी सी के सर्वांग सम है या नहीं है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए ना भाई। ठीक है, कैसे, क्योंकि इस दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड्स बराबर दे रखे, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गई, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। तो यहाँ से हर एक संगत साइड बराबर होगी और हर एक संगत कोण बराबर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें इस वाली साइड के समांतर ये एंगल दे रखा है बी पर ये वाला, और इस पे ये वाला एंगल दे रखा है, तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे क्या भाई। दोनों इक्वल साइड के सामने के एंगल बिल्कुल बराबर होंगे ना, संगत साइड बराबर होगी तो संगत कोण बराबर होंगे। तो ये संगत साइड के सामने ये संगत कोण ही तो है, तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे क्या। ठीक है, तो देखो ये वाला पूरा एंगल मेरे को 58 डिग्री का दे रखा है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 58 का है तो ये 29 का होना चाहिए, ये 29 का होगा नहीं, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी 29 होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं, दोनों को सम 58 दे रखा है। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पे संगत साइड के सामने के एंगल है, तो संगत साइड बराबर है तो संगत कोण भी तो बराबर होंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ले सकता हूँ मैं 2x - 4 बराबर कितना आएगा, 29 डिग्री आ जाएगा। तो 2x बराबर कितना आएगा यहाँ से 33, ठीक है 33 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे आप इस संगत साइड के सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये ऊपर नीचे के दोनों एंगल बराबर होंगे ना भाई, संगत कोण है ना, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज है तो संगत कोण भी तो बराबर होंगे यहाँ से। तो बात करूँ यहाँ से y + 15 डिग्री कितना आएगा, 63 डिग्री के बराबर आएगा ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 48 आ जाएगा ना। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2x कितना दे रखा है, 33 डिग्री का दे रखा है, प्लस 5y 48 × 240 होता है, तो कितना आ जाएगा 273 इज द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, ये तो देखते बता सकते हो, दोनों साइड बराबर दे रखी थी, बीच वाली तो दोनों में कॉमन ही है, इसका मतलब साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों कैसे हो गए, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। तो यहाँ से हर एक संगत साइड बराबर होगी और हर एक संगत कोण बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई, तब तक वेट कीजिए थोड़ा। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी बट अब लाइट आ गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब अगला देखते हैं। तो देखो जो मैं वीडियो डालता हूँ ना उसमें मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं करता, जो बना दी वीडियो वो मैं डाल लेता हूँ, क्योंकि इतना टाइम है नहीं मेरे पास ये एडिट करने का। तो एक तरीके से लाइव आप लोग फट रहे वैसे समझ सकते हो, लाइव में रिकॉर्ड करने में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं तुरंत जैसे ही रिकॉर्ड करता हूँ वैसे ही डाल देता हूँ, इसमें कोई काटा छाटे नहीं करता मैं। चलो ये खत्म हो गया, अब अगला कंसेप्ट देखते हैं इसी में, कॉन्ग्रुएंसी इन आइसोस्केल ट्रायंगल्स। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में सर्वांग समता हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्ग्रुएंसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में सर्वांग समता। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में सर्वांग समता का देखने के अच्छा उदाहरण मिलता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज सर्वांग समता का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी इन समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये डिटेल में करेंगे भाई, यही देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल बता दूंगा समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, सारी चीज करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वांग समता इन समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो साइड्स बराबर होती है, तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और ये मैंने आपको बताया था किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे, क्यों होंगे उसका मैं रीजन अब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छे से देखेंगे। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया,
मेरे को जगह चाहिए तो इसको यहाँ बना लेता हूँ। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बनाइए। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, एक बार देख लेता हूँ आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया ABC। ठीक है, और ये त्रिभुज कैसा है? ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे लिख देता हूँ AB बराबर है किसके? AC के। ठीक है, ये AB बराबर है किसके? AC के बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सारी चीज इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हुआ है? ये त्रिभुज ABC कैसा हुआ है? एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ है, क्योंकि इसकी दो साइड मैंने बराबर कर दी। ठीक है, अब क्या करना है? तो देखो, ये दोनों साइड बराबर होती है, इनको बोलते हैं इक्वल साइड। और ये देखो BC, इसको बोलते हैं अनइक्वल साइड। ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों बराबर साइड मिल रही है ना बिंदु A पर, तो यहाँ से मैंने बिंदु A से भुजा BC पर मैंने एक लंब डाल दिया। ये मैंने एक लंब डाल दिया अपनी मर्जी से। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं AD। यहाँ पे लिख भी देता हूँ AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर। इफ ये कंडीशन लगा दी मैंने। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो तो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। और देखो, दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है? दोनों त्रिभुज राइट एंगल त्रिभुज है, अर्थात दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कैसे? देखो, यहाँ पे दो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैंने दोनों इक्वल साइड से AD लंब डाला तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बन गया ADC और एक त्रिभुज बन गया ADB। ठीक है, और दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये यहाँ से आ गई। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने लंब AD खींचा ना, यहाँ पे दो दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक समकोण त्रिभुज ADC दिखाई दे रहा है और एक समकोण त्रिभुज ADB दिखाई दे रहा है। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ त्रिभुज ADC सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ADB के। सर्वांगसम है या नहीं है? क्यों? तो अब इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचा। देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचा, और समद्विबाहु त्रिभुज की जहाँ दोनों समान साइड मिलती है वहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल लिया। तो यहाँ पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम है। क्यों है? तो उसका रीजन मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 90 डिग्री के सामने AC है और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने AB है। दोनों राइट एंगल के कारण है और दोनों समान है ना भाई, ये साफ साफ दे रखे हैं AB बराबर AC का। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने ये AC और 90 डिग्री के सामने AB दोनों बराबर है। ठीक है, और ध्यान से देखो, AD तो दोनों में कॉमन है कि नहीं है? ठीक है, ये AD तो दोनों में कॉमन है ही है। तो पाइथागोरस पाइथागोरस से ये BD बराबर आ जाएगी किसके? DC के बराबर नहीं आ जाएगी क्या? RHS की प्रॉपर्टी से। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है किसके? RHS की प्रॉपर्टी से सर्वांगसम हुए कि नहीं हुए? ये दोनों साइड बराबर दे रखी है। ठीक है, ये साइड कॉमन साइड दे रखी है, बीच में 90 डिग्री का है, तो RHS की प्रॉपर्टी से BD बराबर आ जाएगा DC के। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि BD बराबर आ जाएगा DC के। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा बन गया? ये त्रिभुज कैसा बन गया? ये दोनों त्रिभुज कैसे बन गए? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुज बन गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, ये साइड AD इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में कॉमन है ना। ठीक है, तो इस AD के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस AD के सामने ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा। 90 डिग्री के सामने थीटा है, ये AD के सामने ये वाला एंगल थीटा है, तो ये AD के सामने ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा। तो आप ध्यान से देखो कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो इसी वजह से कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड्स बराबर दे रखी है ना, दो साइड्स बराबर दे रखी है ना, तो उनके आमने सामने के दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ से। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग? तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब देखो, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा? ये 90 डिग्री माइनस थीटा का बचा कि नहीं बचा? ठीक है, और यहाँ पे देखो, मैंने AD क्या है? AD हाइट हो गई कि नहीं हो गई इस त्रिभुज की? हाइट ऑन साइड BC। ठीक है, ये AD इस त्रिभुज BC पर हाइट हो गई ना। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, ये भी तो 90 माइनस थीटा का बचा, बचा कि नहीं बचा। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल बाई सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया भाई। ये एंगल, दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब AD त्रिभुज BAC का, वो एंगल PAC का परपेंडिकुलर, ओ सॉरी, एंगल बाई सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि AD क्या है, एंगल बाई सेक्टर है कि नहीं है। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। AD क्या है यहाँ पे, AD एंगल बाई सेक्टर बन गई ना, एंगल बाई सेक्टर बन गई भाई। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला एंगल ठीक, ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर दे रखा, तो AD एंगल BEC का क्या बन गई यहाँ से, एंगल बाई सेक्टर बन गई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा के सामने DC दे रखा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने BD दे रखा है, तो यहाँ पे BD बराबर है DC के। इसका मतलब ये D क्या होगा, D मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा क्या, D साइड BC का मध्य बिंदु नहीं हो जाएगा क्या। ठीक है भाई, ये दोनों साइड बराबर दे रखी, BD बराबर है DC के, इसका मतलब ये बिंदु D मुझे BC का क्या हो गया, मिड पॉइंट बन गया। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी साइड के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मीडियन होती है। तो ये AD इस त्रिभुज का क्या बन गई, ये AD भुजा BC की मीडियन बन गई कि नहीं बन गई। भाई किसी भी त्रिभुज में मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मीडियन होती है। तो ये AD भुजा BC की मीडियन बन गई कि नहीं बन गई। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई क्या, कि AD क्या है, मीडियन बन गई कि नहीं बन गई। यहाँ से मीडियन ऑफ साइड BC की मीडियन बन गई कि नहीं बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये AD है ना, यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ये भुजा BC दे रखी है। ठीक है, और देखो ये AD इस भुजा पे लंब है कि नहीं है, लंब है ना, और ये देखो इस भुजा को बाइसेक्ट भी कर रही है, बिल्कुल ये D मिड पॉइंट है ना, तो ये इस भुजा को बाइसेक्ट भी कर रही है ये भुजा। ठीक है, इसका मतलब ये भुजा, ये इसका मतलब ये AD क्या हो गई, AD इसका क्या हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो हो गई। मैंने आपको बताया था एक ऐसी लाइन जो लंबी हो और बाइसेक्ट भी करे, इसका मतलब ये AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो गई, ये भुजा BC का। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज भी लिख सकता हूँ मैं क्या, कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई कि नहीं बन गई, बाइसेक्टर अर्थात एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करती हो। ठीक है, तो यहाँ से AD क्या आ गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस समद्विबाहु त्रिभुज में ये AD है ना, ये AD देखो हाइट भी बन गई, ये AD एंगल बाइसेक्टर भी बन गई, ये AD मीडियन भी बन गई, और ये AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गई। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो लाइन है ना, ये चारों काम करेगी। ये इस समद्विबाहु त्रिभुज की ये हाइट भी होगी, ये मीडियन भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। ठीक है, कैसे, तो देखो ये इसका मैंने आपको पूरा डिटेल बताया कि ये चीज़ कहाँ से निकल के आई। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये लाइन क्या होगी, ये लाइन चारों काम करेगी, ये लाइन हाइट भी होगी, मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये लाइन चारों काम करेगी। ठीक है, बट ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे देखो, दो इक्वल साइड से ही लंब डालना चाहिए, तो वो जो लंब है ना वो सब काम करेगा, वो हाइट भी होगी, मीडियन भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी। सपोज करो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, अगर यहाँ से मैं डालूंगा तो ये लाइन कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, यही लाइन बननी चाहिए, दोनों इक्वल साइड से ही, जहाँ पे इक्वल साइड डल रही है ना वहीं से लंब डालना चाहिए, तो ये जो लाइन बनेगी ना चारों काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लाइन ये चारों काम कर रही है तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का जो इन सेंटर होगा, थोड़ी देर में बताऊंगा कि इन सेंटर ये वगैरह क्या होता है। इन सेंटर इसी लाइन पर होगा। ठीक है, और तो सेंटर इसी लाइन पर होगा, सरकम सेंटर इसी लाइन पर होगा, सेंट्रोइड इसी लाइन पर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन चारों काम कर रही है ना। अब देखो ये इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड क्या होता है, ये अब कल से हम यही करेंगे। ठीक है, इन सेंटर का मतलब अंतर के अंदर, ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब के अंदर, और सरकम सेंटर का मतलब परि के अंदर, और सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्र। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में इसी लाइन पर इस समद्विबाहु त्रिभुज के चारों सेंटर्स होंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई यहाँ पे। तो मैं आपको बस यहाँ से एक चीज बता सकता हूँ कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कोई लाइन
ठीक है। अगर कोई लाइन हाइट भी है, अगर किसी भी त्रिभुज में कोई लाइन हाइट भी है, एंगल बाई सेक्टर भी है, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी है, इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा होगा, वो त्रिभुज हमेशा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये चीज़ है ना, जिस समद्विबाहु त्रिभुज में ही पॉसिबल होगी यहाँ पे। अगर आप सोचो कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज आ जाए, कोई सपोज करो विषमबाहु त्रिभुज आ गया, ये एक विषमबाहु त्रिभुज आ गया यहाँ पे, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज आ गया। तो देखो विषमबाहु त्रिभुज में ये लाइन सब काम नहीं करेगी, बस एक समद्विबाहु त्रिभुज में ही ये लाइन सब काम करेगी। ठीक है, देखो ये विषमबाहु त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ये एक मैंने कैसा बना लिया, विषमबाहु त्रिभुज बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज की हाइट हो गई। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज क्या हो गया, एंगल बाई सेक्टर हो गया। ये विषमबाहु त्रिभुज की मीडियन हो गई। ठीक है, और ये विषमबाहु त्रिभुज क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो गया। तो देखो ये लाइन अलग अलग है ना, चारों लाइन। ठीक है, तो सिर्फ एकमात्र यही एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें ये लाइन चारों काम करेगी। ठीक है, तो अगर ऐसे भी आ सकता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक लाइन हाइट दे रखी है, मीडियन दे रखी है और एंगल बाई सेक्टर दे रखी है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा होगा, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये काम समबाहु त्रिभुज में भी हो सकता है कि भाई समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, ये बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया ABC। तो समबाहु त्रिभुज की तो तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं लंब डालूं, सपोज करो इस भुजा को बोल जाओ, तो देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना भाई। समबाहु त्रिभुज में तो एक टाइप का समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर यहाँ से मैं लंब डालूंगा तो ये लाइन देखो सारा काम करेगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज भी एक टाइप का समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, बट आप ध्यान से देखना, यहाँ पे यहाँ से भी मैं लंब डालूंगा तो ये लाइन भी सारे काम करेगी, क्योंकि ये देखो दो बराबर भुजाओं के बीच से लंब डाला गया है ना, तो ये भी सब काम करेगी। और यहाँ पे ये भुजा भी, ये लाइन भी सारा काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज में कहीं से भी आप लंब डाल लो तो वो लंब है ना जो सब काम करेगी, वो हाइट भी होगी, एंगल बाई सेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। बट एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखना, क्या वो चीज़ कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया मैंने ABC। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो ये मैंने एक लंब डाल दिया AD। ठीक है, और ये लंब देखो मीडियन भी है, और ये लंब भी है, और ये एंगल बाई सेक्टर भी है, और ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी है। ठीक है, इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा बनेगा, ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये हो गया। बट यहाँ से मैं गारंटी ये नहीं कह सकता कि ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये कोई शॉर्ट ही नहीं है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, क्योंकि देखो ये साइड दोनों बराबर हुई है, ये साइड पता नहीं इनके बराबर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी भी ये सवाल आ जाए कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज दे रखा है जिसमें सेम लाइन परपेंडिकुलर है, सेम लाइन हाइट है, सेम लाइन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है, सेम लाइन एंगल बाई सेक्टर है, इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा बनेगा, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज भी बन सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो समबाहु त्रिभुज ही बने। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से, अगर समबाहु त्रिभुज है ना तो ध्यान रखना वो लाइन सब काम करेगी उसमें, पर पहले समबाहु त्रिभुज बनना चाहिए, उसके बाद में ये चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको नोट कर लो, फिर अगली चीज़ करेंगे हम लोग। देखो इन पर ध्यान मत देना, ये इन सेंटर और तो सेंटर सरकम सेंटर सेंट्रोइड क्या है, ये कल से हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप इतना याद रख लो कि समद्विबाहु त्रिभुज में इसी लाइन पर ये चारों सेंटर्स हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि ये दोनों इक्वल साइड से ही, इक्वल साइड जहाँ पे मिलती है ना वहीं से होनी चाहिए साइड। ऐसा नहीं है कि यहाँ से होगी तो कुछ नहीं होगा वहाँ से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो इतना डिटेल में तो आपको मुझे लगता है कि पूरा चीज़ें आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, ठीक है, इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं आगे कि मैंने एक लाइन खींची PQ, ये मैंने एक लाइन खींच दी PQ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच दी PQ। ठीक है, इस लाइन PQ का मैंने मिड पॉइंट ले लिया D, ये इस लाइन PQ का मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया D ले लिया।
ठीक है। सपोज करो इस लाइन पर मैंने एक लंब डाल दिया इसके मध्य बिंदु पर, ये मैंने एक लंब डाल दिया इसके मध्य बिंदु पर, ये मैंने एक लंब डाल दिया इसके मध्य बिंदु पर, इसका नाम दे दिया मैंने AD। ठीक है, ये मैंने एक लंब डाल दिया यहां से। ठीक है, इस भुजा PQ के मध्य बिंदु पर मैंने एक लंब डाल दिया। ठीक है, और इसका नाम दे दिया मैंने AD। ये अगर मिड पॉइंट है तो ये PD बराबर होगा किसके, DQ के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये AD क्या हो गया, ये AD PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया कि नहीं हो गया। मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो लंबी हो और बाइसेक्ट भी करे। ठीक है, तो ये भुजा AD भुजा PQ का क्या हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब इस भुजा AD पर, इस परपेंडिकुलर AD पर आप कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लीजिए। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने B नाम दे दिया। तो इस बिंदु, तो ये जो त्रिभुज बनेगा ना, ये त्रिभुज हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसे, ये देखो ये जो त्रिभुज बना है ना, ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। क्लियर है कैसे, मैंने बताया था अगर किसी भी त्रिभुज में ये लाइन देखो लंबी है और ये लाइन देखो मीडियन भी है और ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब ये त्रिभुज BPQ कैसा त्रिभुज बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लिए। सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो अगर ये वाला त्रिभुज बनाऊंगा ना, तो ये त्रिभुज भी कैसा त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर यहाँ से मिलाऊं तो ये त्रिभुज भी कैसा त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये मैं आपको बता चुका जब आप ज्योमेट्री की तीसरी या चौथी क्लास में थे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा। तो इन शॉर्ट यहाँ से क्या चीज मैंने आपको समझाई कि किसी भी त्रिभुज में सेम लाइन अगर हाइट है और सेम लाइन अगर मीडियन है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। किसी भी त्रिभुज में अगर सेम लाइन हाइट भी बन गई और माध्यिका भी बन गई, तो इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा होगा, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल में डायरेक्ट काम आएगी। ठीक है, यहाँ से होगा। तो ये पूरी थ्योरी खत्म हो गई। अब हम लोग करते हैं इससे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और सारे क्वेश्चन मेंस लेवल के 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में ये कॉन्ग्रुएंसी आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होगी भाई। अब क्वेश्चंस करते हैं, 3 क्वेश्चन है, उसके बाद में कॉन्ग्रुएंसी आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखो जितनी थ्योरी मैंने आपको डिटेल में बताई ना, यकीन मानना दोस्तों बहुत कम ही बताएंगे और एक भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है, घर पे जाकर रिवीजन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और अपने नोट्स अच्छे से बना लो, मैं यकीन दिला रहा हूँ एग्जाम टाइम में यही काम आएंगे आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ लिख लो, क्योंकि ये वही क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो थोड़ी मुझे पता है दिक्कत आएगी आपको लिखने में भी, बट मैं भी तो लिख रहा हूँ ना आपके साथ। बट ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। त्रिभुज PQR में एंगल R 54 डिग्री का है। भुजा PQ का बिंदु S पर लंब समद्विभाजक QR को बिंदु मिलता है। यदि एंगल TPR 46 है, फिर एंगल PQR की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल आप लोग करने की ट्राई करो भाई, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया और ये सारे 3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये अगर जिस भी स्टूडेंट ने कर लिए ना, समझ लो उसको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया। देखो जो कॉन्ग्रुएंसी से कम सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सवाल सिमिलरिटी से पूछे जाते हैं, पर हमने फिर भी इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली कि कोई भी सवाल आएगा आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कंसेप्चुअल सवाल है,
इसको डाल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में आर 54 डिग्री। तो मैं त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। ये मैंने त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला है कि आर 54 डिग्री का है, ये वाला एंगल मेरे को 54 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और बोला है भुजा पी क्यू का बिंदु एस पर, भुजा पी क्यू के बिंदु एस पर, यहाँ पे बिंदु एस ले लेता हूँ। एस पर लंब समद्विभाजक क्यू आर को बिंदु टी पर मिलता है। भुजा एस पर लंब समद्विभाजक क्यू आर को, ये लंब समद्विभाजक है ना, ये क्यू आर को टी पर मिलता है। यही बोला है यहाँ पे, ये जो लंब समद्विभाजक है ना, क्यू आर को बिंदु टी पर मिलता है। इसका मतलब ये लंब समद्विभाजक है, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर भी होगा इसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर ये बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो एस भुजा पी क्यू का क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया, बन गया, ठीक है। बिंदु टी पर मिलता है। यदि टी पी आर, ये वाला एंगल मेरे को दे रखा है, कितने डिग्री का दे रखा है, ये टी पी आर मेरे को दे रखा है 46 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर मुझे एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला था, भुजा पी क्यू का बिंदु एस पर लंब समद्विभाजक, ये बिंदु एस पर ही जो लंब समद्विभाजक है ना, ये क्यू आर को बिंदु टी पर मिलता है। देखो चित्र बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट मैंने आपको अच्छे से समझा दी। तो बस मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये वाले एंगल की वैल्यू कैसे आएगी, तो अब ध्यान से देखो, आप इस त्रिभुज को देखो, आप मैं आपको बना के भी बता देता हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल, ये पी क्यू टी, इस त्रिभुज को देखो, पी क्यू टी को देखो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि ये टी एस, और ये जो ये लंबी है इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। ये मैंने आपको बना के बता दिया। यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू टी में देखो, यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो एस टी है ना, इस त्रिभुज पी क्यू टी का देखो, ये लंबी है कि नहीं है, परपेंडिकुलर भी है, और ये देखो बाइसेक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा ना, एस मिड पॉइंट होगा भाई। ये भुजा बराबर दे रखी है, तो मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन होती है। तो ये एस टी क्या हो गई, एस टी देखो हाइट भी हो गई इस त्रिभुज की, और क्या हो गई, मीडियन भी हो गई इस त्रिभुज की, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई इस त्रिभुज की। इसका मतलब ये त्रिभुज पी क्यू टी क्या बनेगा, त्रिभुज पी क्यू टी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में सेम लाइन अगर हाइट बन रही है और मीडियन बन रही है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा होगा, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू टी क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। क्यों, क्योंकि देखो ये एस टी देखो लंबी है, और ये मीडियन भी है। इसका मतलब ये त्रिभुज पी क्यू टी कैसा बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो यहाँ से पी टी बराबर होगा किसके, क्यू टी के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। यहाँ से इक्वल साइड से लंब डालना चाहिए, इक्वल साइड से ही तो डाला है, तो ये पी टी बराबर होगा क्यू टी के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू टी कैसा बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो देखो इस भुजा के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है, यही निकालना है, इसको थीटा मान लिया मैंने, इसके सामने ये थीटा है, तो इसके सामने ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बस मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा, और ये कितना आएगा, +100। आइए तीनों एंगल्स को जोड़ लिया ना यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। तो 40 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो बहुत कंसेप्चुअल सवाल था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तब तक इसको नोट कर लो। मजा आ रहा है ना भाई समझने में, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है, यकीन मानना दोस्तों, बहुत कम ही स्टूडेंट पे करके आते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया थी, सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर और BE लंब है AC पर। AD और BE एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि BF बराबर है AC के, तो ऐसे एंगल ABC की वैल्यू निकालो। तो एंगल ABC की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। खतरनाक सवाल है भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, इसको खतरनाक सवाल भी बोल सकते हैं आप लोग। और बिल्कुल एक क्वेश्चन खतरनाक तो कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहली बार में अगर ये चीज़ फेस करोगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, बट हो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत कम ही करवाएंगे आपको, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और नए स्टूडेंट के समझ में आएगा जिसने सारी चीज़ों का बिल्कुल जितना मैंने पिछले 2 क्लासेस में पढ़ाया वो सारा अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बार अगर आप इस सवाल को करते तो शायद ही कर पाते, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज ABC में है तो मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आराम से कराऊंगा आपको। ये मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया, ABC, ठीक है। और बोला कि AD लंब है BC के ऊपर, तो ये मैंने AD लंब डाल दिया BC के ऊपर। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा ना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है तो ये 90 बचेगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला कि BE लंब है AC के ऊपर, तो ये BE मैंने ये खींच दिया, BE AC पर लंबा है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बोला कि AD और BE एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसका नाम दे दिया मैंने F, ठीक है। और बोला कि BF और AC बराबर है, ये वाली भुजा BF और ये वाली भुजा AC बराबर है, ठीक है। और बोला कि एंगल ABC, ये वाले एंगल की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसा वैसा मैंने चित्र बना लिया। तो मुझे एंगल ABC की अगर एंगल B निकालना है कैसे करके, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं भाई, ध्यान से देखें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ गिवन दे रखी है ना, सबसे पहले आप उसी पे ध्यान दो, ठीक है। तो उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। सवाल में अगर कोई चीज़ दे रखी है तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें ये दे रखा है कि मेरे को BF बराबर है AC के, ये मेरे को दे रखा है, तो मुझे इसका इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे देखो ये BF यहाँ पे दे रखा है और AC यहाँ पे दे रखा है, तो देखो इन दोनों साइड में कुछ भी रिलेशन नहीं है। देखो BF यहाँ पे दे रखा है और AC यहाँ पे दे रखा है, ये साइड यहाँ है, ये साइड यहाँ है, तो देखो दोनों साइड कितनी दूर दूर है और दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों साइड बराबर दे रखी है। तो क्यों बराबर दे रखी है, तो वही जानना है हमको, क्यों बराबर दे रखी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो BF और AC बराबर दे रखी है ना, ये देखो BF इस त्रिभुज FDB में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस समकोण त्रिभुज FDB में आ रहा है BF, ठीक है। और ये देखो ये AC, ये BF और AC कौन से दो त्रिभुज में आ रहे हैं, ये जो त्रिभुज में आ रहे हैं ना वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो देखो ये BF समकोण त्रिभुज FDB में आ रहा है ना, और ये देखो ये AC समकोण त्रिभुज ADC में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे इन दोनों समकोण त्रिभुज के कारण बराबर दे रखे हैं भाई। समकोण त्रिभुज FDB में ये BF कारण है और ADC में ये AC कारण है, इसका मतलब ये दोनों मेरे को कारण बराबर दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज में दे रखी है दोनों साइड्स, और दोनों साइड समकोण त्रिभुज के कारण है, मतलब यहाँ पे कारण मुझे बराबर दे रखे हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ पे देखो दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल एफ डी बी और एक राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी बन रहा है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए या नहीं बनाए। और मैंने बताया था जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए जाए तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेंगे, सिमिलर बनेंगे आपस में। ये मैंने आपको बताया था। सिमिलर कैसे बनेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का बचा, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा का बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितने का बचा, तो ये एंगल थीटा बचा कि नहीं बचा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर हो गए। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। तो दोनों समकोण त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हो गए, क्योंकि इन दोनों समकोण त्रिभुज के तीनों एंगल्स बराबर आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो क्या ये दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। भाई ये दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम है ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज एफ डी बी सर्वांगसम है किसके, एंगल सी डी ए के। तो क्या ये दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है ही नहीं है, क्यों। देखो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने ये भुजा पी एम और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने ए सी। तो देखो 90 डिग्री के सामने दे रखी है तो दोनों संगा साइड है और दोनों संगा साइड बराबर दे रखी है। तो इसका मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गए, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, तो अब आप ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो थीटा के सामने मेरे को ए डी दे रखी है, तो यहाँ पे थीटा के सामने ए डी, ठीक है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में देखो थीटा के सामने ए डी दे रखी है, ठीक है। और इसमें थीटा के सामने मेरे को बी डी दे रखी है। तो ये दोनों देखो संगत साइड है और संगत साइड बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये मेरे को सवाल ये आ गया कि ऐसे ए डी बराबर होगा किसके, बी डी के। तो ये ए डी बराबर होगा किसके, बराबर होगा बी डी के, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो संगत साइड है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये बराबर आ गया। बस अब मेरा सवाल सॉल्व हो गया कैसे। तो देखो यही तो त्रिभुज बन गया अब ये त्रिभुज ए डी बी बन गया ना। यहाँ पे दे रखा है देखो ए डी बराबर है किसके, बी डी के बराबर है, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये एंगल कितने का बचा, ये 45 का बचेगा, 45 का बचेगा। इस भुजा के सामने ये वाला एंगल, इस भुजा के सामने वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो 45 45 का नहीं बचेगा क्या, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, मेरा एंगल बी आ जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो बेहतरीन सवाल था। ध्यान रखना यहाँ पे जो बी एफ और ए सी है ना, दो राइट एंगल ट्रायंगल में सेम साइड दे रखी है, अर्थात बराबर भुजा दे रखी है। और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए गए हैं, अर्थात इसका मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स है। अब वहाँ पे देखो कि ये दोनों साइड बराबर दे रखी है, तो मैंने ध्यान से देखा कि यार ये दोनों साइड तो बिल्कुल संगत साइड है। तो इसका मतलब सिमिलर होने के साथ साथ संगत साइड बराबर दे रखी है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो बस यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया तो 45 डिग्री आ गया मेरा, इसका नोट कर लो इसको। ठीक है, बेहतरीन सवाल था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं भाई। लास्ट सवाल है, फिर ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम है।
एन एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज ABC के अंदर इस प्रकार है कि CN एंगल C का समद्विभाजक है। और CN लंब है किसके ऊपर, NB। और बोला है कि यदि BC बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ऐसे MN की लंबाई निकालो भाई। ये क्वेश्चन है। और देखो सवाल 2019 और 2020 मेंस से पूछा गया है भाई। अब देख लो आप कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। मेंस का सवाल है तो भाई थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ से। भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप पहली बार फेस करोगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप ऐसे क्वेश्चंस की पहले से ही प्रैक्टिस करके गए होंगे। ठीक है, देखो 2 बार मेंस से पूछा जा चुका है तो इम्पोर्टेंट सवाल है, तो स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु है M। ठीक है, तो मैं ये त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। ABC बना लिया। बोला AB का मध्य बिंदु है तो मैं AB को नीचे बना लेता हूँ। ABC त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु है M, तो मैंने M यहाँ पे ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया मैंने M। ठीक है, या फिर यहाँ पे भुजा BC छोटी दे रही है AC, तो इसको इसी प्रकार से बना लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे चित्र आप कैसे बना सकते हो खुद को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि AC ये त्रिभुज ABC मैंने बना लिया। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, काहे जगह बचा के रखनी है। ठीक है, ये बना लिया मैंने, एक त्रिभुज ABC बना लिया। ऐसे क्यों बनाया अभी पता चल जाएगा। AB का मध्य बिंदु है M, तो यहाँ पे मैंने AB का मध्य बिंदु ले लिया है। इसका मतलब यहाँ से AM बराबर होगा MB के। ठीक है, सवाल हम दे रखे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है कि N एक ऐसा बिंदु है जो ABC के, ये मैंने क्यों बनाया, देखो यहाँ पे BC 10 सेंटीमीटर दे रखी है और AC 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये साइड में बड़ी बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आई आगे। आगे बोला कि ऐसा बिंदु कि ABC के अंदर इस प्रकार है कि N एक ऐसा बिंदु है जो ABC के अंदर इस प्रकार है कि N, सपोज करो यहाँ पे कोई N है। ठीक है, बोला है साहब N त्रिभुज ABC के अंदर इस प्रकार है कि CN, तो यहाँ पे ये N दे रखा है तो CN, तो ये C से मैं N को मिला देता हूँ। CN एंगल C का समद्विभाजक है। ये एंगल, ये CN एंगल C का समद्विभाजक है, इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना। ठीक है, साहब बोल रहे हैं कि CN एंगल C का समद्विभाजक है और CN लंब है NB के ऊपर। ये जो CN है ना ये NB के ऊपर लंबी है, तो भाई ये NB को मैंने ऐसे मिला दिया, इनके बीच में ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ये सवाल हम बोल रहा है मेरे को। ठीक है, कि CN और NB के बीच में ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, लंब का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बोला है कि BC 10 सेंटीमीटर है और AC 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, तो यहाँ से मुझे MN की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो मुझे ये MN की लंबाई यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो आप कैसे करो इस सवाल को सॉल्व, तो मुझे ये MN की लंबाई निकालनी है। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये त्रिभुज, देखो त्रिभुज CNB, ये देखो ये NB, ये थोड़ा ये हवा में लटक रहा है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ PN को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि ये पूरा 90 डिग्री साफ साफ बन जाए। ठीक है, तो 90 डिग्री है ना ये। ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने BD नाम दे देता हूँ। सपोज करो मैंने BN को आगे बढ़ा दिया D तक, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं PD नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों किया समझ गए होंगे आप तुरंत क्यों किया। तो देखो अब आप इस त्रिभुज में देखो यहाँ पे
अलग एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। सी डी बी में ये देखो सी एन क्या है, ये सी एन देखो इस पे हाइट भी है कि नहीं है, और ये सी एन देखो ये एंगल थीटा है, तो एंगल भी थीटा दे रखा है। तो ये सी एन कैसी है, सी एन त्रिभुज डी सी बी की क्या है, ये देखो हाइट भी है, हाइट भी है, और ये एंगल बाई सेक्टर भी है। इसका मतलब ये त्रिभुज डी सी बी कैसा त्रिभुज बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी अभी कंसेप्ट बताया था। किसी भी त्रिभुज में अगर सेम साइड अगर हाइट भी है और मीडियन भी है और एंगल बाई सेक्टर भी है, तो इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा बनेगा, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। भाई ये भुजा देखो हाइट भी है और ये भुजा एंगल बाई सेक्टर भी है, इसका मतलब ये त्रिभुज डीसीबी कैसा त्रिभुज बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये त्रिभुज डीसीबी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये दोनों साइड बराबर होंगे कि नहीं होंगी, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये पूरा 15 सेंटीमीटर है, तो ये एडी कितना आ जाएगा, एडी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो देखो अब ये सवाल सॉल्व हो गए कैसे। तो देखो मेरे को एम एन निकालना है, ठीक है। तो देखो ये एन, ये डीबी का मध्य बिंदु हो जाएगा ना भाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु हो जाएगा ना, ये डी एन बराबर होगा एनपी की, ठीक है। क्योंकि ये सेम लाइन देखो परपेंडिकुलर बनती है, एंगल बाई सेक्टर बनती है, सेम लाइन मीडियन भी तो बनती है। इसका मतलब एन कैसे होगा, एन एक मिड पॉइंट होगा यहाँ पे। तो ये एन क्या हो गया, ये एन एक मिड पॉइंट हो गया कि नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। बस ये सवाल सॉल्व हो गए यहाँ से। तो देखो ये त्रिभुज देखो आप, ये त्रिभुज ए डी बी देखो, कि ए डी बी त्रिभुज देखो, ए डी बी, ठीक है। ये त्रिभुज ए डी बी देखो, ये डी बी पर एन है, ये ए डी बी देखो यहाँ पे, ठीक है। ये डी बी पर एन है और ए डी पर और ए बी पर क्या है, एम है, ये दे रखा है ना। तो ये देखो इस साइड का मध्य बिंदु दे रखा है और ये इस साइड का मध्य बिंदु दे रखा है। तो इसको मिलाऊंगा तो ये साइड इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, और इसका आधा होगी कि नहीं होगी। तो ये एम एन ए डी के पैरेलल होगी, ए डी का आधा होगी, ठीक है। ए डी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगी क्या। किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के समांतर होती है, तीसरी साइड का आधा होती है ना, ये मैंने आपको बताया था ना, मिड पॉइंट थ्योरम में बताया था ना, ठीक है। ये देखो एन मिड पॉइंट है और एम मिड पॉइंट है, तो इस बिंदु को, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी और इसका आधा होगी कि नहीं होगी। तो ये लाइन अगर 5 सेंटीमीटर तो 2.5 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगी क्या। तो एम एन कितना आ जाएगा यहाँ से, एम एन 2.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये कॉन्ग्रुएंसी आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मैंने स्किप करा दी क्योंकि 4-5 साल से वो चीज़ें पूछी गई नहीं है, ठीक है। वैसे इसमें तो और भी भयंकर लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, बट वो इतने आउटडेटेड क्वेश्चन हो गए कि उनको अभी तक एसएससी ने उठाया नहीं है, तो आगे भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस जितना कराऊँ उतना कर लेना दोस्तों, सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर ली है कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। तो आपका सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब हम कल नहीं तो परसों से चालू करेंगे, ठीक है। तो अब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अब आपकी 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस में करो। आगे बढ़ने से पहले इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी होना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री देखो एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ काम आ गई तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आगे काम नहीं आएगी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आगे भी काम आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल, ओके, बाय एवरीवन।